Hello students, good morning. Today we will discuss about the magnetic effect of current. इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने 18 वीडियोज बनाया है। करंट और इलेक्ट्रिसिटी में भी हमने 12 वीडियोज बनाया है। और नाउ इफेक्ट ऑफ करंट। इफेक्ट ऑफ करंट की जब हम बात करते हैं तो वहाँ केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट होता है, जो कि अब सिलेबस से सीबीएसई सिलेबस से फिजिक्स में हटा दिया है, अब केमिस्ट्री में केवल है ये। थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट, इसको भी हटा दिया है, वहाँ सीबेक इफेक्ट वगैरह हम लोग पढ़ते थे। अब नाउ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग ऑफ इफेक्ट ऑफ करंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी में। नाउ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये हम लोग डिस्कस करना चाह रहे हैं आज, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ने से पहले एक साइंटिस्ट हुए, फिजिसिस्ट, डेनिस फिजिसिस्ट, इन 1820 में डेनिस फिजिसिस्ट हैंस क्रिश्चियन ऑरेस्टेड, हैंस क्रिश्चियन ऑरेस्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट सेटअप किया। और एक एक्सपेरिमेंट क्या था, इसके लिए उन्होंने एक बैटरी लिया, सपोज दिस इज सेल या बैटरी, एंड दिस AB इज ए कंडक्टर, दिस AB इज ए कंडक्टर, और यहाँ पर स्विच हमने लगा दिया, मतलब हैंस क्रिश्चियन ऑरेस्टेड ने स्विच लगाया। और इसके बाद यहाँ पर उन्होंने एक मैग्नेटिक नीडल रखा, मैग्नेटिक नीडल रखा। और नाउ दिस इज द सेटअप ऑफ द एक्सपेरिमेंट। जैसे ही एज सून एज द स्विच इज ऑन, जैसे ही स्विच को क्लोज करते हैं, उन्होंने देखा इस मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन, मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हो गई। कोई टच नहीं है, ये AB कंडक्टर से ये मैग्नेटिक नीडल दूर है, कोई इसका कनेक्शन नहीं है, कोई कांटेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे ही स्विच ऑन किया गया, इस मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन आ गया। यदि इस कंडक्टर में करंट के स्ट्रेंथ को बढ़ाया गया, ये डिफ्लेक्शन और अधिक हो गया। यदि पोलैरिटी, यहाँ बैटरी के पोलैरिटी को चेंज करके करंट का डायरेक्शन चेंज किया गया, डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये कंडक्टर, AB कंडक्टर, जब इसमें करंट पास कर रहा है, जब इसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो इसके अराउंड, इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड हो रहा है, और उस मैग्नेटिक फील्ड के वजह से ही इस मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन हो रहा है। इट मीन्स हम इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि एनी करंट कैरिंग कंडक्टर इज एसोसिएटेड विथ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है। और भी इसका एक्सप्लेनेशन है, इसको केवल यही एक सेटअप उन्होंने नहीं तैयार किया, और भी सेटअप हो सकते हैं। सपोज मान लीजिए कि हमारे पास कोई लॉन्ग इनफाइनाइट वायर है, लॉन्ग इनफाइनाइट वायर है, और ये डॉट शो कर रहा है। सपोज ये ब्लैकबोर्ड के को होल्ड करते हुए एक स्ट्रेट वायर, लॉन्ग स्ट्रेट वायर, यहाँ पर इनफाइनाइट लेंथ इसमें क्रॉस किया हुआ है। सपोज ये हमारा जो पेन दिखाई दे रहा है मार्कर पे, ये ब्लैकबोर्ड के परपेंडिकुलर है, और इसमें करंट का डायरेक्शन क्या है, दैट इज आउटवर्ड है। अब करंट का डायरेक्शन जब आउटवर्ड किया गया, तो और बहुत सारे मैग्नेटिक नीडल या मैग्नेटिक नीडल को लेकर के वो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक नीडल लेकर के घुमाए। जब यहाँ पर मैग्नेटिक नीडल रखते हैं तो मैग्नेटिक नीडल का डायरेक्शन ये होता है। जब इन्होंने मैग्नेटिक नीडल को यहाँ पर रखा, मैग्नेटिक नीडल का डायरेक्शन ये हुआ। जब यहाँ पर रखे, मैग्नेटिक नीडल का डायरेक्शन ये हुआ। इस पॉइंट पर ये मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक नीडल का डायरेक्शन हुआ। इस पॉइंट पर ये मैग्नेटिक नीडल का डायरेक्शन हुआ। करंट का डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड। ये लॉन्ग वायर है, स्ट्रेट वायर है, ये सेंटर पर रखा गया है, और एक हमने सर्कुलर पाथ ले लिया है, एक सर्किल हमने ड्रॉ किया है, और उसी सर्कुलर पाथ पर हमने मैग्नेटिक नीडल हम रख रहे हैं। तो मैग्नेटिक नीडल का ओरिएंटेशन डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट है। इट मीन्स व्हाट, ये जो लॉन्ग
स्टेट करंट कंडक्टर, उसका हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अलग अलग है। सिमिलरली इसी सेटअप में यदि हम मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं, क्रॉस लिंक करने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड है। यही हमारा लॉन्ग, मान लीजिए कि ये पेन है या कंडक्टर है, व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ करंट? डायरेक्शन ऑफ करंट इज इनवर्ड। तो इस स्टेज में क्या होगा, ये जो मैग्नेटिक नीडल थे इसके डायरेक्शन रिवर्स हो गए, इनके डायरेक्शन रिवर्स हो गए, इनके डायरेक्शन ये रिवर्स हो गए, डायरेक्शन क्या हो गया, ये रिवर्स हो गया, ये डायरेक्शन रिवर्स हो गया। तो ये जो हम बता रहे हैं एक्सपेरिमेंटल सेटअप, उसका कंक्लूजन यही है, एनी करंट कैरिंग कंडक्टर, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है दैट इज एसोसिएटेड विथ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड की का डायरेक्शन क्या होगा, इसको डिफरेंट साइंटिस्ट बताए। उसमें से एक है बायोट सेवर्ट लॉ। बायोट सेवर्ट लॉ। बायोट सेवर्ट ने क्या कहा भाई, यहाँ पर आप देख लीजिए, मान लीजिए कि हमारे पास ये कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर का कोई हम एक एलिमेंट्री लेंथ ले लिए हैं dl, हमने एक एलिमेंट्री लेंथ dl ले लिया और इसमें करंट I पास कर रहा है और P एक यहाँ से पॉइंट है। P पॉइंट कहाँ पर है भाई, P पॉइंट एलिमेंट्री लेंथ से r डिस्टेंस पर है। P is at a distance small r from the elementary length dl। बायो सेवर्ट ने बताया, अकॉर्डिंग टू बायो सेवर्ट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड, आप लिखना चाहे लिख सकते हैं, हम लिखवा दे रहे हैं, द मैग्नेटिक फील्ड dB, इसको हम dB बता रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड dB ड्यू टू एलिमेंट्री लेंथ dl, एलिमेंट्री लेंथ dl ऑफ ए कंडक्टर कैरिंग करंट, कंडक्टर और करंट में कैरिंग करंट I, the magnetic field dB due to elementary length dl of a conductor carrying current I at a distance, the magnetic field dB at a distance at a point P, हम ये लिख सकते हैं, यहीं पर आप लिखें, चाहे आगे भी लिख सकते हैं, carrying current I at a point P inch। इसका मतलब कि ये डीएल एलिमेंट्री लेंथ के वजह से, और ये डीएल एलिमेंट्री लेंथ क्या है, कोई भी कंडक्टर है उसका एक एलिमेंट्री पोर्शन है, सपोज दिस, ये जो कंडक्टर देख रहे हैं इसका एक एलिमेंट्री पोर्शन डीएल है और इसके वजह से, और इस एलिमेंट्री लेंथ में, इस कंडक्टर में करंट कितना है, आई है, और इस एलिमेंट्री लेंथ से एक पॉइंट पी है जो कि एलिमेंट्री लेंथ से आर डिस्टेंस पर है, यहाँ पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, देन द मैग्नेटिक फील्ड डीवी ड्यू टू द एलिमेंट्री लेंथ डीएल ऑफ ए कंडक्टर कैरिंग करंट आई, एक कंडक्टर में करंट कितना है, हम ब्रैकेट में लिख देते हैं इस बात को, कैरिंग करंट आई, हमको कहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, एट ए पॉइंट पी इज फर्स्ट पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the elementary length, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एलिमेंट्री लेंथ। इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड B है किस बात पर डिपेंड करता है भाई, एलिमेंट्री लेंथ पर डिपेंड करता है। सेकंड, या दोनों पॉइंट को हम एक साथ में लिख सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट एलिमेंट भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लिखना चाहें तो एक टर्म और भी आ जाता है, करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट कहने का मतलब है डीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आईडीएल। आईडीएल का मतलब क्या हुआ, डीएल कंडक्टर का एलिमेंट्री लेंथ है जिसमें कि करंट आई है। सेकंड, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल
between the direction of current between the direction of current and the line joining the point P and the elementary length dl. देखिए सपोज दिस एंगल थीटा क्या है भाई? थीटा इज द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ करंट का डायरेक्शन ये है और किसके बीच में? ये डीएल और पी को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसके बीच का एंगल। एलिमेंट्री लेंथ डीएल और पी को जो लाइन ज्वाइन की और करंट के डायरेक्शन, इन दोनों के बीच का एंगल, दैट इज साइन ऑफ थीटा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट पी एंड द एलिमेंट्री लेंथ। तो दैट इज, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको आप वीडियो पॉज करके आप लिख लीजिए, नोट्स भी बन जाएगा आपका। सेकेंड पॉइंट हम चल रहे हैं। सेकेंड में दैट इज dB is directly proportional to sine of theta. Third point is inversely proportional to the square of the distance between the point P and the elementary length dl। ये जो dl और p के बीच का जो डिस्टेंस है उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वो डिस्टेंस कितना है? और है। तो दिस इंप्लाइज dB इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो हमारे पास तीन स्टेटमेंट आ गए हैं। नाउ कंबाइनिंग 1, 2 एंड 3rd। नाउ कंबाइनिंग 1, 2 and 3rd, combining first, second and third, combining first, second and third, तीनों को हम कंबाइन कर दिए। देन dB is directly proportional to I dl sin theta upon r²। This is Biot-Savart law। dB is directly proportional to I dl sin theta। नाउ आप लिख लीजिए वीडियो पॉज करके। देखो बच्चों, तो दिस dB is directly proportional to I dl sin theta। तो नाउ दिस dB इक्वल टू प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हम हटा के k लिखेंगे, I dl sin theta अपन r²। जब भी आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना, थोड़ा कंपेयर करके पढ़िए। इसको आप कूलम्ब्स लॉ से कंपेयर कर सकते हैं, और यह मैग्नेटिक फील्ड है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड से कंपेयर कर सकते हैं। E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या E इज इक्वल टू आ गया था k q अपन r²। This is electric field due to point charge. What? Q upon r²। तो यहाँ पर Q के जगह पर क्या है? I dl sin theta है, r²। यहाँ K की वैल्यू कितनी होती है? यहाँ पर K की वैल्यू होती है 1/4πε0। और यहाँ पर K की वैल्यू क्या होती है? dB is equal to μ0/4π I dl sin theta upon r। जब भी पढ़ रहे हैं दोनों को एक साथ पढ़िए, दोनों को कोरिलेट करिए।
यहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट इज नोन एज परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम। यहाँ म्यू नॉट क्या है? म्यू नॉट को हम बोलते हैं परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी ऑफ द वैक्यूम। म्यू नॉट इज permeability of the vacuum, permeability of the vacuum या एयर भी बोल सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट को हम बोलते थे परमिटिविटी। ये 1/एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी आती थी? वहां पर 8.86 इंटू 10⁻12। यहाँ म्यू नॉट की वैल्यू, म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻7। यूनिट आप लिखना चाहें तो टेस्ला मीटर स्क्वायर, ये डीएल से कैंसिल आउट हो जाएगा, टेस्ला मीटर अपन एम्पियर। ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया टेस्ला, ये लेंथ है आर कैंसिल आउट हो गया, तो टेस्ला मीटर अपन एम्पियर। साइन थीटा का कोई यूनिट होता नहीं है। तो और ये यदि पूरा का पूरा सिस्टम यदि किसी मीडियम में रखा हो तब हम बोलेंगे परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम। ये चूंकि पूरे सिस्टम को हम मान के चल रहे थे कि वैक्यूम में रखा हुआ है, इसलिए हम बोलते हैं यहाँ पर परमिएबिलिटी ऑफ द वैक्यूम। नाउ आफ्टर दैट, नाउ बायोसेवर्ट लाइन वेक्टर फॉर्म हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि वहां हम इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म डिस्कस कर चुके हैं। तो जब इन वेक्टर फॉर्म की बात करेंगे तो इन वेक्टर फॉर्म, जब वेक्टर फॉर्म की बात करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड डीबी, ये के है, के जगह पर आपने म्यू नॉट अपन 4 पाई रख दिया है, लिख करके रखिए। नाउ ये आई डीएल साइन थीटा इंटू ये भी वेक्टर है, करंट का डायरेक्शन है, क्योंकि एलिमेंट्री लेंथ है। जब करंट का डायरेक्शन है तो इसमें हमको वेक्टर लिखना होगा। ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया आइडियल। इसका ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? एक यूनिट वेक्टर हम ले लेते हैं, दिस आर स्क्वायर। So this dB is equal to, you can write mu naught upon 4 pi I dl मैग्नीट्यूड, यहाँ r स्क्वायर साइन थीटा। हम यूनिट वेक्टर को क्या लिखते हैं? कोई भी वेक्टर है उसमें यदि हम मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, किसी भी वेक्टर में हम मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, सिंस यूनिट वेक्टर को हम क्या लिखते हैं? कोई भी वेक्टर है उसमें हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। तो then this dB is equal to mu naught upon 4 pi I dl into वेक्टर r हो गया, ये वेक्टर r हो गया, यूनिट वेक्टर है यहाँ पर वेक्टर r साइन थीटा अपन ये r क्यूब हो गया, r क्यूब। तो इसको हम लिख सकते हैं, 1 मिनट, ये आइडियल साइन थीटा इस वेक्टर फॉर्म को हम लिख सकते हैं, इस वेक्टर फॉर्म को हम लिख सकते हैं यहाँ पर dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये ए बी साइन थीटा, तो ए बी साइन थीटा को हम लिखेंगे आई डी एल क्रॉस वेक्टर आर अपॉन ये आर क्यूब। दिस इज द बायोट-सेवर्ट लाइन वेक्टर फॉर्म, क्योंकि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। ए क्रॉस बी को हम लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा। जब हम स्टार्ट किए थे इन वेक्टर फॉर्म dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल, ये यहाँ पर मैग्नीट्यूड लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी वेक्टर फॉर्म है, आप ऐसे लिख सकते हैं आइडियल साइन थीटा। ठीक है, ओके, हम लोग डिस्कस करेंगे इसको आगे। तो अब ये देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड हुआ, मैग्नेटिक फील्ड हमने जैसा कि बताया आपको, ये करंट एलिमेंट है, ये एलिमेंट्री लेंथ है dl, ये एलिमेंट्री लेंथ dl है, और ये p पॉइंट पर है, r डिस्टेंस पर पॉइंट p है, ये i dl है। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? i dl क्रॉस r, i dl क्रॉस r, इसका डायरेक्शन क्या होगा भाई? देखो, ये आइडियल, ये हो गया आइडियल का डायरेक्शन, और r तो नीचे की ओर है, तो इट मींस दैट विल बी इनवर्ड। तो बायोट-सेवर्ट लॉ के अनुसार यदि हम
इसका रूल आप पढ़े हुए हैं, ए क्रॉस बी को हम लिखते हैं ए बी साइन थीटा, और इसका डायरेक्शन क्या होता है, इसका डायरेक्शन आइडियल और आर दोनों के परपेंडिकुलर होगा। इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, आइडियल और आर दोनों के परपेंडिकुलर हो रहा है। तो ठीक है, ओके। Now application of Biot-Savart law. Application of Biot-Savart law. Application of Biot-Savart law. कुछ हम एप्लीकेशन हम Biot-Savart law के बता रहे हैं। तो Biot-Savart law से हम क्या करते हैं भाई, जैसे वहाँ कूलम्ब्स लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, सिमिलरली हम Biot-Savart लॉ से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। वहाँ गॉसेस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, तो यहाँ पर हम एक और लॉ है जिसको कि एम्पियर सर्कुलर लॉ बोलेंगे, एम्पियर सर्कुलर लॉ से हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो एप्लीकेशन में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, एप्लीकेशन ऑफ Biot-Savart लॉ आप लिख लीजिए, हम इसको निकाल रहे हैं, हमारे पास जगह चाहिए। तो फर्स्ट वाला एप्लीकेशन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू magnetic field due to current carrying conductor of infinite length, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। ये करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर बोल दीजिए, करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। अब देखिए, मान लो कि ये लॉन्ग वायर है इनफाइनाइट लेंथ का, इसमें करंट आई पास कर रहा है, और यहां से एक डिस्टेंस है स्मॉल एक्स, पी पॉइंट है एट ए डिस्टेंस स्मॉल एक्स, यहीं पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। आप स्टेटमेंट लिख लीजिए, कंसीडर पॉइंट P इज एट ए डिस्टेंस स्मॉल एक्स फ्रॉम ए कंडक्टर कैरिंग करंट आई। आप लिख लेंगे, हर एक चीज लिखवाना कोई जरूरी नहीं है क्योंकि उसमें टाइम लगता है। तो ये लॉन्ग वायर है, इसको स्टेटमेंट आप अपने से लिखेंगे, एक बार और सुन लीजिए, कंसीडर पॉइंट P इज एट ए डिस्टेंस स्मॉल एक्स फ्रॉम ए कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ कैरिंग करंट आई। अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये मान लीजिए कि जो इनफाइनाइट लेंथ का कंडक्टर है, बहुत सारे छोटे एलिमेंट्री लेंथ से मिलकर के बना हुआ है। तो एक एलिमेंट्री लेंथ dl है, कंसीडर एन एलिमेंट्री लेंथ dl at a distance स्मॉल l, यहां से जो हम लेंथ ले रहे हैं ये स्मॉल l डिस्टेंस पर है, एट ए डिस्टेंस स्मॉल l फ्रॉम द पॉइंट O, O से स्मॉल l डिस्टेंस पर हमारा एक एलिमेंट्री लेंथ dl है। अब देखो बच्चों, इसके वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, दिस विल द मैग्नेटिक फील्ड हियर। नाउ मैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंग टू Biot-Savart law, magnetic field due to the elementary length dl at point P, कितना होगा भाई, dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपन r स्क्वायर, ये डिस्टेंस मान लीजिए r है, r कितना होगा बच्चों, ये r इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर की जगह पर लिखेंगे क्या है, लो r स्क्वायर। ये एंगल कितना है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, और लाइन को ज्वाइन करने वाला
ज्वाइन कर जो कर रहा है उसके बीच का एंगल है। ये किस कैसे आया? फ्रॉम बायोट-सेवर्ट लॉ, बायोट-सेवर्ट लॉ से ये आ रहा है। नाउ इसी को थोड़ा सा हम एक्सटेंड करते हैं। तो कितना हो गया ये dB इज इक्वल टू यू कैन राइट हियर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl r स्क्वायर। इन साइन थीटा के प्लेस पर क्या लिखेंगे? साइन देखिए यहाँ पर ये साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा की जगह पर आप लिख सकते हैं साइन थीटा की जगह पर ये एंगल थीटा है तो ये पाई माइनस थीटा होगा। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा की जगह साइन पाई माइनस थीटा लिखेंगे और साइन पाई माइनस थीटा को लिखेंगे परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस दैट इज एक्स बाई आर। तो हम साइन थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा की जगह पर हम लिख सकते हैं एक्स बाई आर। So now this dB is equal to हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड का। dB is equal to म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl x अपॉन r क्यूब। I dl या I x कर देंगे म्यू नॉट xi dl बाई r क्यूब। r क्यूब की वैल्यू लिखिए dB is equal to म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I x dl अपॉन स्मॉल r की जगह क्या लिखेंगे? x स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि r है, रूट हम कर देंगे तो 1/2 अब क्यूब कर देंगे तो 3/2 होगा। अब ये इसको सॉल्व करना है। ये तो केवल एलिमेंट्री लेंथ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है। तो नाउ टोटल मैग्नेटिक फील्ड hence total magnetic field के लिए क्या करेंगे? इसी चीज को हम इंटीग्रेट कर देते हैं। जो कांस्टेंट है बाहर ले लीजिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, I कांस्टेंट है, x भी कांस्टेंट होगा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, x को भी कांस्टेंट ले लीजिए और इंटीग्रेशन में dl अपॉन x स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2 ये हुआ। ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। और मान लीजिए कि ये एंगल हमारा फाई है, सपोज दिस एंगल इज फाई, इसको इंटीग्रेट करना है। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या हम करते हैं? इसको इंटीग्रेट करने के लिए मान लीजिए कि L के जगह पर हम लेट सिंस tan ऑफ फाई इज इक्वल टू L बाई एक्स, तो इसका मतलब क्या हुआ? L इज इक्वल टू एक्स tan ऑफ फाई। इसको आप डिफरेंशिएट यदि कर देते हैं तो dl इज इक्वल टू एक्स tan फाई का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर फाई d फाई, dl बाई d फाई करेंगे, d फाई इधर आ जाएगा। 1 dB कितना होगा? b म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I x dl के जगह पर आप लिख लीजिए x sec स्क्वायर फाई d फाई अपॉन x स्क्वायर, l के जगह पर x tan फाई यानी x स्क्वायर tan स्क्वायर फाई का पावर 3/2। अब देखिए फॉर इनफाइनाइट वायर मान लीजिए कि हमको इसको ये जो कंडक्टर है, कंडक्टर का लेंथ यहाँ से यहाँ तक है, सपोज ये एंगल कितना है? φ1 है और ये ऊपर वाला कितना है? φ2 सपोज मान लीजिए ये कितना है भाई? ये φ2। तो यही इंटीग्रेशन हमको करना है, ये इंटीग्रेशन हमको करना है। तो ये इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या लिखेंगे? दिस b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I x, ये x और इधर कर दिए तो x स्क्वायर, हमारे पास क्या बचेगा?
सेक स्क्वायर फाइव डी फाइव। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, यहाँ से लेके हम यहाँ तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, दैट इज -φ1 से लेके +φ2 तक। हम एक्स स्क्वायर बाहर निकालेंगे, उसका हाफ है, मतलब पावर में हाफ है, और फिर पावर 3 है, तो ये एक्स क्यूब हो गया यहाँ 1 + tan स्क्वायर 5 का पावर 3/2। नाउ b इज इक्वल टू μ0/4 पाई i। देखिए एक्स क्यूब को आप बाहर निकाल लीजिएगा, एक्स क्यूब को आप बाहर निकाल लीजिएगा तो ये कैंसिल आउट हो गया बाई एक्स। यहाँ सेक स्क्वायर 5 डी 5 अपन 1/1 + tan स्क्वायर 5 को क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर 5 का पावर 3, तो सेक क्यूब 5 लिमिट -φ1 से +φ2 तक। फिर इसको हम इंटीग्रेट करते हैं। तो सेक 5, तो b इज इक्वल टू μ0/4 पाई i/x। तो सेक क्यूब 5, तो सेक 5 दैट इज ए cos 5 हो गया, cos ऑफ 5। लिमिट हम क्या लेंगे, cos 5 का इंटीग्रेशन वो करना पड़ेगा, cos 5 का इंटीग्रेशन -φ1 से लेके +φ2 तक। cos 5 का इंटीग्रेशन कितना होगा, sin 5, क्योंकि sin 5 का डिफरेंशिएशन cos 5 होता है। तो b इज इक्वल टू μ0/4 पाई i/x, ये sin 5 हो गया, -φ1 से लेके +φ2 तक। तो b इज इक्वल टू μ0/4 पाई i/x, सबसे पहले अपर लिमिट हम क्या लिखेंगे, sin φ2 माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस और sin φ1 फिर माइनस हम लिखेंगे। तो b इज इक्वल टू μ0/4 पाई i/x sin φ1 प्लस sin φ2। दिस रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, बायो-सेवर्ट लॉ का यूज करके हम इसको यहाँ से निकालें। नाउ फॉर इनफाइनाइट लेंथ, यदि कंडक्टर का लेंथ क्या हो, इनफाइनाइट लेंथ हो, फॉर इनफाइनाइट लेंथ यदि कंडक्टर का लेंथ क्या हो, इनफाइनाइट हो, तो इधर φ1 हमारा कहाँ तक जा रहा है, बढ़ते 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 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से बढ़ाएंगे इधर φ1 इनफाइनाइट करने के लिए, इनफाइनाइट इधर है ना, ये बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते φ1 कितना हो गया भाई, 90 डिग्री। सिमिलरली इसको भी इनफाइनाइट तक करेंगे तो φ2 भी बढ़ते 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 कहाँ हो जाएगा, 90 डिग्री। तो फर्स्ट इनफाइनाइट लेंथ के लिए φ1 इज इक्वल टू φ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो b इज इक्वल टू μ0/4 पाई i/x sin 90 प्लस sin 90। तो b इज इक्वल टू μ0/4 पाई i/x sin 91 sin 91 दैट इज 2। तो कितना हो गया बच्चों, μ0/2 पाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, μ0/2 पाई μ0/2 पाई, μ0 ये कैंसिल आउट हो गया, 2 पाई i/x। तो ये इनफाइनाइट लेंथ के वायर की वजह से x डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड हो गया, μ0/2 पाई i/x। नाउ अब कहाँ हमको निकालना होगा भाई, एट द एंड ऑफ द कंडक्टर। ये फर्स्ट था, फर्स्ट कंडीशन था एट इनफाइनाइट। सेकंड कितना है, सेकंड पॉइंट क्या है, एट द एंड ऑफ द कंडक्टर, एट द एंड ऑफ द कंडक्टर, एट द एंड ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर के एंड पर कितना होगा। अब सुनिए, देखिए इसको आप बढ़ाते हुए ऊपर चले जाइए, ये इनफाइनाइट लेंथ है ना, इसको बढ़ाते हुए ऊपर चले जाइए तो φ1 की वैल्यू घटने लगेगी, घटते 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 इस एंड पर आप आ गए तो φ1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। φ1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0।
और φ2 तो वो रहेगा ही 90 डिग्री। तो जो वैल्यू आया था उसमें हम पुटअप कर रहे हैं। वैल्यू हमारे पास क्या था? वैल्यू था म्यू नॉट अपॉन b इज इक्वल टू, हमारे पास आया था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i बाई एक्स साइन थीटा 1, थीटा 1 की जगह पर लिखेंगे 0 और साइन थीटा 2 की जगह पर लिखेंगे साइन 90 डिग्री। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i बाई एक्स, ये 0, साइन 0 की वैल्यू 0, 0 प्लस 1, तो दैट इज b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i बाई एक्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। दो हमने एक ही रिलेशन आपको बताया, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, इसके वजह से हमने बताया। और इसी में हमने ये भी बताया कि उसके एक एंड पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। जैसे कोई इनफाइनाइट लेंथ का कंडक्टर था तो उसके किसी पर्टिकुलर एंड पर कितना मैग्नेटिक फील्ड था, मैग्नेटिक फील्ड ये था तो इसके पर्टिकुलर एंड पर